नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, सूरज सिंह मेमोरियल महाविद्यालय रांची, BSM2 और MA के विद्यार्थियों के लिए हिंदी कविता और पर्यावरण चेतना पर बात करना चाहती हूँ। पर्यावरण संरक्षण का जो विषय है वह MA के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे लघु शोध प्रबंध बनाया जा सकता है और इस पर शोध भी किया जा सकता है। इस विषय के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की उपादेयता, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के साथ मैं कुछ कविताओं को बताना चाहूंगी और कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के बारे में बात करूंगी। मानव पर्यावरण अंतर संबंध अत्यंत संवेदनशील अवस्था से गुजर रहा है। ऐसी अवस्था में पर्यावरण के प्रति उचित मनोवृत्ति का विकास किया जाना आवश्यक है। विकसित समाज ने सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है और प्रकृति के रूप को विकृत किया है। वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण पर्यावरण पर विध्वंसक प्रभाव पड़ रहा है। आज मनुष्य के सामने अस्तित्व बचाने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक मनोवृत्ति के विकास द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समुचित प्रयास किया जा सकता है। शिक्षा में पर्यावरण का समावेश किया जाना न केवल राष्ट्र के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण कोई व्यक्तिगत समस्या न होकर एक वैश्विक समस्या है। विश्व के कई पर्यावरणविदों ने आग्रह किया है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में स्थिति भयावह होगी। पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण समस्या का ज्ञान, पर्यावरण का प्रबंधन और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाती है। औपचारिक पर्यावरण की शिक्षा उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा, व्याख्यानों एवं संगोष्ठियों द्वारा दी जाती है। अनौपचारिक पर्यावरण की शिक्षा के लिए दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठी, सिनेमा का प्रयोग किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। इको समाचार द्वारा भी लोगों में पर्यावरण चेतना लाया जा रहा है। पर्यावरण चेतना से संबंधित हिंदी साहित्य में, विशेषकर कविता के क्षेत्र में जो लेखन हो रहा है उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कुछ कवियों के द्वारा। कुंवर नारायण प्रसिद्ध हिंदी कवि, जिन्होंने पर्यावरण की चिंता करते हुए लिखा है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। केदारनाथ सिंह प्रसिद्ध हिंदी कवि, उन्होंने लिखा है, यह अंतिम सुझाव, इधर मीडिया में विनाश की अटकलें बराबर आ रही हैं, सो पृथ्वी का कॉपीराइट संभाल कर रखना। आज विश्व के सर्वाधिक बड़े संकटों में एक विषय है पारिस्थितिकी। यह सामान्य अर्थों में पर्यावरण से आगे का विषय है। इस विषय पर
इरफान हबीब ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मनुष्य और पर्यावरण, भारत का पारिस्थितिकी इतिहास। भारत का पारिस्थितिकी इतिहास लिखा है माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा ने। यह दरकती जमीन भारत का पारिस्थितिक इतिहास पारिस्थितिकी से जुड़े ज्वलंत प्रश्नों से सिर्फ टकराती नहीं है, बल्कि उसका समाधान भी करने की कोशिश करती है। केदारनाथ सिंह ने लिखा है, उस विकट सुखाड़ में सृष्टि पर पहरा दे रहे थे 3-4 पत्ते। ये जो 3-4 पत्ते हैं, ये हरियाली का प्रतीक है, एक रूपक है। केदारनाथ सिंह ने दूसरी कविता में लिखा है, कठिन दिन आने वाले हैं, पहले दाने कम होंगे, हो सकता है इसका एहसास चिड़ियों को पहले हो, आदमी को बाद में। फिर कम होना शुरू होगा पानी, फिर हवा कम होने लगेगी। 90 के दशक के बाद की जो कविताएं हैं, पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अधिक सजग हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं जिसमें पर्यावरण की चिंता है, जिसमें पर्यावरण की चेतना है। खोखले हुए हमारे सारे शब्द, झूठी निकली प्रतिबद्धताएं, तमाशबीनों की तरह दूर खड़े खड़े गाते रहे हम दुनिया बदलने के नकली गीत। हम सबके सर झुके हुए हैं, मेधा पाटेकर। वैश्वीकरण के इस दौर में प्रकृति के हर अवयव को पूंजी और बाजार से जोड़कर देखा जा रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण संपूर्ण विश्व का अस्तित्व खतरे में आ गया है। दुनिया के सारे पर्यावरणविद इस प्रकृति पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। 17 मई 1992 को द हिंदू में प्रसिद्ध चिंतक और लेखक के.बी. नारायणन ने लिखा है, धरती एक अत्यधिक बीमार ग्रह बन गई है जिसका तुरंत उपचार आवश्यक है। पृथ्वी पर हर ओर प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। यदि इसे न रोका गया तो पूरा ग्रह रहने लायक नहीं रह जाएगा। वैश्विक ताप, जलवायु परिवर्तन, भीषण सूखा, आंधी, चक्रवाती वर्षा, तूफान, असमय वर्षा, हिमपात से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। विकास के नाम पर जंगलों से वृक्ष हजारों की संख्या में काटे जा रहे हैं। नदी, झरना, झरिया यानी जल स्रोत और जंगल के सबसे बड़े हितैषी कौन हैं? आदिवासी ही तो हैं। उन्होंने अपने पुरखा गीतों में प्रकृति पर्यावरण चेतना पर बहुत से गीत गाते रहे हैं। वो उनके पूर्वजों द्वारा जो गीत रचित हैं। मुंडारी भाषा में एक गीत है जिसका आशय है, जंगल के वासी जंगल की चिंता करते हैं, नदी तट के वासी नदी की चिंता। कुंवर नारायण की एक कविता है, मैं जरा देर से इस दुनिया में पहुंचा। मैं जरा देर से दुनिया में पहुंचा, तब तक पूरी दुनिया सभ्य हो चुकी थी। सारे जंगल काटे जा चुके थे, सारे जानवर मारे जा चुके थे। वर्षा थम चुकी थी और आग के गोले की तरह तप रही थी पृथ्वी। चारों तरफ लोहे और कंक्रीट के बड़े बड़े घने जंगल उग आए थे, जिनमें दिखाई दे रहे थे अत्यंत विकसित तरीकों से आदमी का ही शिकार करते हुए आदमी। विनोद कुमार शुक्ल वरिष्ठ हिंदी कवि हैं।
उन्होंने लिखा है, जंगल में एक पेड़, फिर एक पेड़ कटता है और शहर चुपचाप जंगल की तरफ एक कदम फिर एक कदम बढ़ता है। शहर जंगल पर आक्रमण करता है कि एक जंगल एक पेड़ भर रह जाए और जंगल की सभी चिड़िया भी एक पेड़ भर रह जाएं, या एक पेड़ भर भी जंगल में न रहें और चिड़िया घर के पिंजरे भर में रहें। जंगल तुम एक पेड़ फिर और एक पेड़ होकर शहर की तरफ अपनी हरियाली और छाया के साथ क्यों नहीं बढ़ पाते और शहर को शहर होने से बचा लेते। पर्यावरण की चिंता करने वाले प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा लिखते हैं, भोगवादी सभ्यता ने मानव जाति को 3 तोहफे दिए हैं, युद्ध, प्रदूषण और भूखमरी। इनमें से प्रदूषण को पहला स्थान देता हूं, क्योंकि प्रदूषण की समस्या गरीब और अमीर दोनों देशों में समान रूप से है। इसका जन्म विपुलता वाले विकास की कोख से हुआ है और उसकी शुरुआत मानव के भोग लिप्सा को भड़काकर होती है। अनुपम मिश्र, प्रसिद्ध पर्यावरणविद भवानी प्रसाद मिश्र के बेटे, उन्होंने लिखा है, आज भी खरे हैं तालाब, साफ माथे का समाज। उनकी प्रसिद्ध किताब है। इसमें विकास नामक शब्द पर लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, हिंदी भाषा में 50-60 बरस में नए शब्दों की पूरी बारात आई है। बारातिये एक से एक हैं, पर पहले दुल्हे राजा को ही देखें। दुल्हा है विकास नामक शब्द। ठीक इतिहास तो नहीं मालूम कि यह शब्द पहली बार कब आज के अर्थ में शामिल हुआ होगा, पर जितना अनर्थ इस शब्द ने किया है उतना शायद ही किसी शब्द ने किया हो। झारखंड की वरिष्ठ कवयित्री हैं ग्रेस कुजूर। उन्होंने 1980 के दशक में ही जल संकट और पर्यावरण संकट को भांप लिया था। उन्हें साहबगंज स्थित पहाड़िया आदिवासी क्षेत्र में जाने का अवसर मिला था। उन्होंने पहाड़ों को तोड़े जाने और उन्हें क्रशर के हवाले किए जाने के खिलाफ मर्माहत होकर हे समय के पहरेदारों नामक कविता लिखी है, जो वर्तमान पर्यावरण संकट के दौर में प्रासंगिक है। उन्होंने लिखा है, एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प जाएंगी हमारी पीढ़ियां, इसीलिए मैं सच कहती हूं, हे समय के पहरेदारों, तुमने अवश्य सुना होगा, एक वृक्ष की जगह लगाओ दूसरा वृक्ष। क्या कभी सुना है, एक पर्वत के बदले उगाओ दूसरा पर्वत? उन्होंने वैज्ञानिकों और चिंतकों के समान चेतावनी देते हुए लिखा है, इसीलिए फिर कहती हूं, न छेड़ो प्रकृति को, अन्यथा यही प्रकृति एक दिन मांगेगी हमसे तुमसे अपनी तरुणाई का एक एक क्षण और करेगी भयंकर बगावत, और तब न तुम होगे न हम होंगे। रामदयाल मुंडा ने वापसी पुनर्मिलन तथा अन्य नगीत काव्य संग्रह में बहुत ही महत्वपूर्ण कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है कथन शाल वन के अंतिम शाल का। उन्होंने भी सन 80 के दशक में ही घटते जंगल और कटते शालवन को केंद्र में रखकर यह महत्वपूर्ण कविता लिखी है। कविता की पंक्तियां हैं, वीरान शालवन कैसा विरोधाभास, किंतु लगता है कालक्रम में बहुत सी असंगतियों की तरह
यह असंगति भी लोग सह लेंगे जब हम अग्रजों अनुजों का यह संवेद सहार समाप्त हो जाएगा और इस व्यर्थ में से एक नया अर्थ निकलेगा। पर्यावरण संकट के इस दौर में विश्व भर के आदिवासी अपने प्राकृतिक आवास जंगल को बचाने की निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेज़न के जंगल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, केरल, कर्नाटक के जंगल आदिवासियों के जन आंदोलनों के कारण ही कुछ हद तक बचे हुए हैं। भारत में राजस्थान में बिश्नोई समाज का आंदोलन, झारखंड में 1978 का जंगल आंदोलन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, केरल, कर्नाटक के आंदोलन जंगल को बचाने के लिए किए गए आंदोलन हैं। मध्य भारत के उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कुछ आदिवासी पेड़ लगाकर जंगल की हरियाली को बचा रहे हैं। इसमें झारखंड की जमुना टुडू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आदिवासियों का सरहुल त्योहार इसलिए तो प्रकृति के लिए सबसे अच्छा त्योहार माना जाता है। रामदयाल मुंडा ने लिखा है, हमसे मिलने वाले कंदमूल फल फूल सबके हैं, जड़ी बूटियां वलकल पत्तियां सबकी हैं, वर्षा के पानी से पहाड़ी पर से उतरने वाली उर्वरा शक्ति सबकी है, जंगल प्रकृति का नियामक है, जंगल का आदमी जानता है कि मैं उसी का विस्तार हूं, उसकी व्यष्टि का समष्टि रूप। वह जानता है कि जंगल को नष्ट करना खुद को नष्ट करना है, इसीलिए जंगल का आदमी मेरी पूजा करता है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट के इस दौर में क्या यह सोचने का समय नहीं आ गया है कि देश के प्राकृतिक परिवेश महफूज रहें, जंगल, पहाड़, पेड़, झरने, नदियां सुरक्षित रहें? इस परिवेश में रहने वाले आदिवासियों के प्राकृतिक आवास, आजीविका, संस्कृति को छिन्न भिन्न न किया जाए। रामदयाल मुंडा ने क्या लिखा था? उन्होंने कहा था, इस समय इस आदमी की नियति ही कुछ ऐसी हो गई है कि उसकी सुगति की आशा अगति से दुर्गति में बदल गई है। परिवर्तन जरूरी है शायद, सभ्यता का पतन जरूरी है शायद। मेधा पाटिकर भारत में पर्यावरण, दलित, किसान, मजदूर आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने विकास और प्राकृतिक निरंतरता के बीच न कोई दरार है और न होनी चाहिए शीर्षक आलेख में बताया है, जो वागर्थ में प्रकाशित हुआ था। वे लिखती हैं कि साहित्य में आई इस विविधता का सम्मान, प्रकृति से विभिन्न रिश्तों का सम्मान माना जाना चाहिए। इस भिन्नता के पार प्रकृति और मानव, मानव और मानव के बीच का जो रिश्ता साहित्य में गहराई, सुंदरता और विविधता, समानता के साथ व्यक्त होता है, वह समाज के विविध समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। उनको प्रकृति संरक्षण के विविध आयाम माना जा सकता है। चाहे भूमिहीन मजदूर हो या जमीन मालिक किसान, वह भिन्न नजरिए से ही नहीं लेकिन भूमि रक्षा की ही बात करता है। यह समझ रखने वाला व्यक्ति जरूर ही आदिवासी, दलित और किसानी ग्रामीण साहित्यों, इंसानियत और पर्यावरणवाद के बीच रिश्ता ढूंढते हैं। वे लिखती हैं कि नर्मदा के आंदोलन में आदिवासियों का निस्वार्थ रूप से योगदान अपने नदी, भूमि, पहाड़ के साथ जीवन जीने वालों का नजरिया प्रकट करता रहा है। इस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा या सतपुड़ा के फाजिया नायक, भीमा नायक की प्रेरणा रही है। इन नायकों ने अंग्रेजों से टक्कर तो ली, उसके समर्थक भी स्वतंत्र भारत के शासकों से लड़े। प्रकृति पर हमारा अधिकार कहने का उनका मकसद न पूंजीवादी था
न बाजारी। प्रकृति को जीवन का हिस्सा और आधार मानने वालों के इन संघर्षों की ताकत आज के भी आदिवासियों को बाजार में बचाने वाली उनकी जीवन प्रणाली में बाजार से बचाने वाली उनकी जीवन प्रणाली में कम अधिक दिखाई देती है। नर्मदा घाटी के आदिवासी हों या झारखंड के, वे जी जान से लड़ते हैं प्राकृतिक परिवेश पर आक्रमण को नकारने के लिए। मैं ग्रेटा के विचार को सामने रखना चाहूंगी। उन्होंने 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र में जो वक्तव्य दिया था उसके कुछ अंश बताना चाहती हूं। 25 वर्षों से असंख्य लोग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के समक्ष खड़े होकर हमारे राष्ट्रीय नेताओं से कहते रहे हैं कि गैस उत्सर्जन को बंद करो, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मैं उन लोगों से कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि मैं मीडिया से कहना चाहती हूं कि वे संकट को संकट के रूप में स्वीकार करें। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहती हूं कि हमारे राजनीतिक नेताओं ने हमें धोखा दिया है, हमारे सामने विलुप्त हो जाने का खतरा मंडरा रहा है और अब इस पागलपन के रास्ते पर चलते रहने का समय नहीं है। वे कहती हैं, हम यहाँ अपने भविष्य की रक्षा के लिए विश्व के नेताओं से याचना नहीं करने आए हैं। उन्होंने अतीत में उसे नजरअंदाज किया है और आगे भी यही करेंगे। हम यहाँ उनको यह बताने आए हैं कि परिवर्तन आ रहा है, भले आप इसे पसंद करें या नहीं। जनता इस चुनौती का सामना करेगी और चूंकि नेतागण बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमें यह दायित्व लेना पड़ेगा जिसे उन्हें बहुत पहले लेना चाहिए था। ग्रेटा ने द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में 22 जनवरी 2019 को इस सुंदर धरती के लिए कुछ कीजिए वक्तव्य में कहा था, मैं उन कंपनियों और उन नीति निर्धारकों से कहना चाहती हूं कि वे ठोस जलवायु परिवर्तन हेतु कार्य करें, अपने आर्थिक लाभ को दरकिनार कर मानवता की भावी जीवन दशाओं की सुरक्षा के लिए काम करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपने पोते पोतियों की भलाई के लिए इस सुंदर धरती और इस पर रहने वाले प्राणियों के कल्याण के लिए कुछ करें। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इतिहास की सही दिशा में खड़े हों। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने एक व्याख्यान में सिएटल दस्तावेज की चर्चा करते हुए इसे पर्यावरण पर तैयार किया गया सबसे सुंदर दस्तावेज कहा है। वाशिंगटन के एक गोरे चीफ ने सियाटो से कहा कि अपनी कुछ जमीन मुझे बेच दो, मैं इस जमीन पर कुछ बनाना चाहता हूं। इस पर सियाटो ने कहा, उसने क्या कहा था, आकाश को, भूमि के ताज को तुम कैसे खरीद या बेच सकते हो? जलवायु की स्वच्छता और जल की पवित्रता पर हमारा कोई अधिकार नहीं, तो आप उन्हें कैसे खरीद सकते हो? रोस्के मार्टिनेज, जो महज 15 साल का किशोर आदिवासी एक्टिविस्ट है, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, उसने 29 जून 2015 को यूएनओ के जनरल असेंबली में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। उसे बताना जरूरी है। उसने क्या कहा था? कहा था, अपनी उन आदतों पर तत्काल रोक लगा देना चाहिए जिसके चलते हम सिर्फ लेते हैं, देते कुछ भी नहीं, और यह समझने की कोशिश भी नहीं करते कि किस हद तक हम अपने ग्रह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह लालच है, धरती को नोच नोच कर नष्ट कर देने वाला विध्वंसक सोच है। याद रखना चाहिए कि हम सब इसी धरती के आदिवासी हैं, मूल बाशिंदे हैं
और हम सबका जीवन इससे अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्रकृति को बचाए रखने की समझ आदिवासियों में सदियों से मौजूद है। जनसत्ता जो दिल्ली से प्रकाशित होती है, उस पत्र में 2009 के 2 नवंबर के अंक में आदिवासियों ने कहा था, हम भर सकते हैं धरती का घाव। यह शीर्षक है और इसी शीर्षक से एक खबर छपी थी। उसके अनुसार देश के आदिवासियों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए अगर उन्हें पूरी छूट दी जाए तो अपने परंपरागत ज्ञान और दक्षता से वे धरती को बचा सकते हैं। अभी जो वैश्विक महामारी का दौर है, हम देख रहे हैं कि आसमान कुछ और नीला हो गया है, नदियों का पानी स्वच्छ हो गया है, सहारनपुर से, जालंधर से हिमालय दिखने लगा है। लेकिन यह क्यों हुआ? कार्बन के उत्सर्जन की कमी की वजह से। लेकिन यह स्थिति आज है तो कल नहीं रहेगी। हो सकता है बहुत तेजी से पर्यावरण प्रदूषण हो, क्योंकि विकास की गति को, तथाकथित विकास की गति को तेज करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और अधिक होगा। उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि धरती के तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र तल के तापमान में वृद्धि होगी और अगले 150 वर्षों में ही हो सकता है जो समुद्र के किनारे के शहर हैं वे अपने अस्तित्व को बचा पाने में असमर्थ हों। 5 जून को हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम है टाइम फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए समय। प्रकृति के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है। देश के सभी नागरिकों को, देश के सभी विद्यार्थियों को, और प्रकृति के लिए समय हम किस तरह निकाल सकते हैं? हम प्रदूषण कम करके, वृक्ष लगाकर, सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करके, बैटरी आधारित गाड़ियों का प्रयोग करके, साइकिल वगैरह का इस्तेमाल करके हम प्रकृति को और अधिक, और इस धरती को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक ही पृथ्वी है जिसमें जीवन है, जल है और जैव विविधता है। यह माँ है, जीवनदायिनी है, हमारा पालन पोषण करने वाली है और हमें हमेशा से प्राणवायु प्रदान करती रहेगी। इसलिए हमें पृथ्वी को नहीं बचाना है, बल्कि हमें अपने आप को बचाना है और हमें प्रकृति को हमसे ऊपर मानना है।